अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से बिल के प्रावधानों के विषय में सदन को थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं। जब आजादी के 75 वर्ष के बाद अमृतकाल के युग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में 18 से 21 सितंबर 2023 को विशेष सत्र के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को पुष्पित व पल्लवित करने का अभिनव कार्य किया है। आज उसी श्रृंखला में हम ये अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं। इसी संसद में 17वीं लोकसभा के दौरान 18 से 21 सितंबर 2023 को आयोजित विशेष सत्र में पारित की गई द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम नारी शक्ति वंदन कहते हैं, और जिसको 28 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किया। इसके माध्यम से संविधान के आर्टिकल 330 ए, 332 ए, 334 ए को इंसर्ट किया गया था तथा आर्टिकल 239 AA में अमेंडमेंट किया गया था, ताकि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं तथा एनसीटी दिल्ली की असेंबली में भी लगभग 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जा सके। इस संबंध में सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष में अन्य दलों के नेताओं ने अनुरोध किया था कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी किया जाए। हालांकि जो प्रोविजन 2023 के संविधान संशोधन में किए गए थे, उसके अनुसार ये महिला आरक्षण तभी ऑपरेटिव होना प्रस्तावित था जब इस एक्ट के लागू होने के बाद पहली रिलेवेंट सेंसस 2026 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को पूरा किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं किया जा सकता था जब तक 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली सेंसस फिगर के आधार पर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं की जाती। अगली सेंसस और उसके बाद की डिलिमिटेशन प्रक्रिया में अभी पर्याप्त समय लगेगा, जिससे वुमेन की इफेक्टिव पार्टिसिपेशन में डिले होगा। इसलिए अध्यक्ष जी, आज जो हम ये अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो आरक्षित करने संबंधी प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से हैं। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 55, आर्टिकल 81, 82, 172, 330, 332 और 33A में संशोधन का प्रस्ताव है, जो बिल में साफ साफ उल्लेखित है। द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 लोकसभा तथा विधानसभा महिलाओं के लिए लगभग 1 सीटों का रिजर्वेशन, जिसमें SC/ST भी शामिल हैं, प्रदान किया गया है। ये उल्लेखनीय है कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का वर्तमान में उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त इन एडिशन टू और ओवर एंड अबव रखना है, न कि वर्तमान अलोकेशन ऑफ सीट को प्रभावित करना। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि महिला सीटों हेतु किया जा रहा आरक्षण हॉरिजेंटल यानी कुल सीटों में से 33% होने के साथ साथ वर्टिकल भी है, अर्थात SC और ST के लिए रिजर्व सीटों में भी 33% सीटें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। पूरे देश में एक समान और न्याय संगत तरीके से महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने के लिए ये आवश्यक होगा कि लोकसभा में वर्तमान सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि की जाए। लोकसभा की वर्तमान सीटों में 50% की वृद्धि की जाती है तो सदन की नई स्ट्रेंथ 815 सदस्यों की होगी। इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, जो कुल 815 सीटों का 1/3 है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है और इसमें सबको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, किसी भी पुरुष वर्ग को भी नुकसान नहीं हो रहा है और किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो ताकत जिस राज्य की है उतनी ही ताकत आने वाले समय में रहेगी। वर्ष 2011 की सेंसस के जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में यही उपलब्ध नवीनतम सेंसस फिगर है और वर्ष 25 में अधिसूचित वर्तमान जनगणना प्रक्रिया के परिणाम किसी भी स्थिति में 2027 के उत्तरार्ध या 28 के प्रारंभ से पहले उपलब्ध नहीं होंगे। 2011 की जनगणना का उपयोग रीएडजस्टमेंट या डिवीजन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी तथा SC/ST के लिए सीटों के अलोकेशन के लिए किया जाएगा। ये हमने हमारा जो उद्देश्य है बिल का उसमें भी लिखा है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को भी याद करना चाहूंगा। जब 3 अक्टूबर 2005 को कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय के कंबाइंड इनॉग्रल एड्रेस के दौरान जब मुंबई यूनिवर्सिटी के एक छात्रा ने APJ अब्दुल कलाम साहब को पूछा, इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के एक सवाल किया। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो वो सवाल मैं पढ़ जाता हूं। एक महिला ने, लड़की ने पूछा
What is the future of women in Indian politics when all the political parties are opposing the women's bill? ये सवाल पूछा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या जवाब दिया? Definitely, the reservation of 33% short will come. It is only a matter of time. Success generally does not come without encountering problem. This is what women have to do collectively for getting the bill passed. ये समय आज आ गया है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उस समय कहा समय आएगा, आ गया, और ये समय आ गया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सदन इसको पास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में वो ये भी कहते हैं सर, if women get into the assembly, they would bring some order. We can also hope to see development politics instead of political politics if more women enter the seat. ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी सपना था जो आज नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। विधायिका में नारी शक्ति का बढ़ता प्रतिनिधित्व हमें डेवलपमेंट में और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार महिलाओं को बनाएंगे तो हमें इसका देश को लाभ होगा। आज मैं बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कलाम साहब के इस विजन को ही चरितार्थ करने का ऐतिहासिक कार्य संपन्न किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने लगभग 100 वर्ष पूर्व अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए महिला आरक्षण की बात कही थी। सरदार पटेल साहब को भी मैं नमन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में आरक्षण देने संबंधी विषय बहुत लंबे समय से पेंडिंग था। 1975 में भारत में महिलाओं की स्थिति पर बनी एक समिति ने महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर कमेंट किया था। 1988-2000 के नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में भी सभी चुने हुए निकाय में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की सिफारिश की थी। 13वां संशोधन भी आया, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में ये महिलाओं का रिजर्वेशन का काम आगे नहीं बढ़ा। अध्यक्ष महोदय, यहां तक महिला आरक्षण का बिल का सवाल है। सर्वप्रथम ये बिल 12 सितंबर 1996 को श्री HD देवेगौड़ा साहब की सरकार के समय संविधान का 81वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया। बहस के बाद इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया। गीता मुखर्जी कमेटी ने 9 दिसंबर 1996 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, परंतु 1996 में 11वीं लोकसभा के खत्म होने के साथ ही ये बिल खत्म हो गया। इस दिशा में अगला प्रयास आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 14 दिसंबर 1998 को संविधान के 84वें संविधान संशोधन विधेयक 1998 में पेश किया गया, परंतु 12वीं लोकसभा के खत्म होते ही ये प्रयास भी समाप्त हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगली सरकार 13वीं लोकसभा में 23 दिसंबर 1999 को संविधान का 85वां संशोधन विधेयक 99 में पेश किया गया, परंतु राजनीतिक पार्टियों के बीच सहमति न बनने के कारण आगे नहीं बढ़ सका। इसी श्रृंखला में अगला महत्वपूर्ण प्रयास डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा संविधान में 108वां संशोधन विधेयक 2008 6 मई 2008 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। 2 साल बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में तीखी बहस और भारी हंगामे के बीच ये बिल पास हो गया, किंतु लोकसभा में ये बिल पास नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो महिला अधिकारों और महिला कल्याण के प्रति सदैव संवेदनशील है, उनके मार्गदर्शन में लगभग सर्वसम्मति बनाते हुए नई संसद के पहले बिल के रूप में 19 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में प्रस्तुत किया, जो लोकसभा में भारी बहुमत से पास हुआ, जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े, मात्र 2 वोट विपक्ष में पड़े, जिसे बाद में संविधान का 106वां संशोधन कहा गया। 2023 के तौर पर यह लागू हुआ, ये 2023 में लागू किया गया। अगले ही दिन 20 सितंबर 2023 को राज्यसभा में 2014 वोटों के साथ बिना किसी विरोध के ये बिल पास हो किया गया। 28 दिसंबर को भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, 4 दशकों के लंबे अंतराल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए लोकसभा राज्य विधानसभाओं में
1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाई, आज हम इस संविधान 131वें संविधान संशोधन विधेयक 2026 के माध्यम से इसे इस महान सदन के समक्ष साकार रूप देने जा रहे हैं। इस पूरे विश्व में, इससे पूरे विश्व में भारत और भारतीयता का शाश्वत संदेश का प्रचार करने वाले यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का कोट भी मैं आपको कहना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक मातृ शक्ति के उत्थान का संदेश देते हुए कहा, देयर इज ए नो चांस, सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं कोट करना चाहता हूं, देयर इज ए नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ ए वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इंप्रूव्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बर्ड टू फ्लाई ओनली वन विंग। तो हम 2 पंखों से उड़ना चाहते हैं साहब, ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है। मुझे विश्वास है कि ऐतिहासिक संविधान संशोधन के लागू होने से भारत, जिसे कभी वैभव भारत के नाम से भारत को जाना जाता था, हमारे विधायिका में भागीदारिता बढ़ेगी और भारत विकसित भारत बनेगा। तमिल भाषा के महाकवि स्वर्णम भारती ने भी स्वतंत्र, शिक्षित, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली नारी की कल्पना करते हुए अपनी कविताओं के माध्यम से बताया कि महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं है, वे निर्णय लेने, कानून बनाने, वे शासन करने में सक्षम है। वे निडर, जागरूक और प्रगतिशील है, जो समाज को आगे बढ़ाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ही विनम्र भाव के साथ और गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा कि वैदिक काल से हमारी आधुनिक काल तक जब जब मातृशक्ति को नेतृत्व करने का अवसर मिला है, तब तब उन्होंने अपनी प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से अपना आप को सिद्ध किया है। वैदिक काल में यदि हम देखें तो गार्गी, मैत्रेय, घोषा, अपाला, लोकपुत्रा जैसी अनेक विदुषी महिलाओं का जिक्र मिलता है। कालांतर में हमें ऐसी अनेक महिलाओं का भी जिक्र मिलता है जिन्होंने शासक के रूप में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।